नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। अभी आप जैसा कि जानते हैं 3 दिसंबर 2023 को हमारे देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इन चुनाव परिणामों को लेकर एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का दुरुपयोग किया गया है। इसी पर जानते हैं कि दरअसल मुद्दा क्या है। अभी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ लॉयर्स और दूसरे नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए संगठनों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है और फिर से मध्य प्रदेश में पुनः चुनाव कराने की मांग रखी है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की गई और जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा है। अगर हम बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की करें तो इसके पहले 1980s तक हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर या मतपत्र से हुआ करते थे। मतपत्र से जब चुनाव होते थे तो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत कागज़ों का इस्तेमाल होता था और मतपत्र लूट लिए जाते थे या फिर मतपत्रों को फाड़ दिया जाता था, उनका भी दुरुपयोग होता था। बहुत सारे सुरक्षा से जुड़े मामले होते थे, यानी कि वो व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना तक एक एक मतपत्र को, एक एक बैलेट पेपर को गिनना बहुत ज्यादा समय लगता था, बहुत ज्यादा श्रम साध्य, समय साध्य कार्य होता था, जिसमें कि मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, बहुत टाइम यूटिलाइजेशन होता था और चुनाव की प्रक्रिया परिणाम के आने तक बहुत लंबी खिंच जाती थी। इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए और कागज का इस्तेमाल कम हो और पेड़ पौधों को न काटा जाए, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इसकी जगह पर किसी मशीन के जरिए चुनाव कराया जाए। और 1977 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इस तरीके का एक विचार सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक चीज या ऐसी कोई मशीन बनाई जाए। और फिर उसके बाद आखिर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से एक नई मशीन का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आईआईटी बॉम्बे के एक्सपर्ट्स, जो अब मुंबई कहलाता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई के एक्सपर्ट्स ने मिलकर के इस मशीन को तैयार किया। इस मशीन में मूलतः 2 यूनिट होती हैं, एक जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा बैलेटिंग यूनिट कहलाती है। एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट से ईवीएम के ऑपरेशंस को, ईवीएम के चलाने को कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रण किया जाता है। और बैलेटिंग यूनिट यानी कि जिसके जरिए वोट डाला जाता है। ये 2 कंट्रोल मैकेनिज्म इस ईवीएम की मशीन में होते हैं और साथ ही ये दोनों जो हैं एक 5 मीटर केबल तार से जुड़े होते हैं। और इस तरीके से ये जो ईवीएम होती है एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, जिसके द्वारा कोई कंप्यूटर, कोई इंटरनेट या कोई दूसरा डिवाइस नहीं जुड़ा होता है, यानी इसको कंप्यूटर से या अन्य किसी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है, इसको किसी तरीके से फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है। यह तो मुमकिन है कि कोई ईवीएम में टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, ईवीएम ठीक से काम ना करे, ईवीएम में किसी तरीके की तकनीकी दिक्कतें हों, लेकिन अगर इसको कोई सोचे कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या हम इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, तो ऐसा करना लगभग आज की टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं है। 1989 में देश में पहली बार ट्रायल के तौर पर, परीक्षण के तौर पर ईवीएम का मशीन का इस्तेमाल हमारे यहाँ चुनाव में किया गया। और 1998 में, लगभग 10 सालों के बाद, भारत में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के
विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें कुछ सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, और चूंकि वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल बहुत सफल पाया गया, इट वॉज फाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल, तो 1999 में पहली बार गोवा में विधानसभा की सारी सीटों पर चुनाव ईवीएम के जरिए कराए गए, और उसके बाद 2014 से जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जा रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनकी रजिस्ट्री में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है जिसमें कि इन हाल में हुए विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई है, उनके नतीजों को चुनौती दी गई है और ईवीएम के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके पहले भी ईवीएम को लेकर के इस तरीके के कई सवाल उठते रहे हैं, और जहां तक ईवीएम के दुरुपयोग की बात है तो इस पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस श्री सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा बुलाई गई थी, जो उस समय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस चेन्नई में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 13 फरवरी 2010 को हुआ, जिसमें कि यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा है और वो ईवीएम के जरिए चुनाव करा करके अपनी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की उसकी जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहा है। हालांकि बार बार इलेक्शन कमीशन ने इस बात का खंडन किया है कि ईवीएम का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और ईवीएम को किसी भी तरीके से फैब्रिकेट या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 25 जुलाई 2011 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल हुई और उसमें फिर से यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया जाए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के तौर तरीकों को लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। इसके बाद 17 जनवरी 2012, 17 जनवरी 2012 दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की, जो कि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर के फिर से उन्होंने चुनौती दी थी, और इस प्रकार से जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे, उन्होंने इस मामले को सुना और उसमें वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट लगाने का सुझाव दिया। वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का मतलब यह होता है कि कोई भी वोटर जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपना वोट डालता है तो जिस बटन को वो दबाता है उस बटन को दबाने के बाद बगल में ही एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स जुड़ा होता है जिसमें एक छोटा सा पर्चा निकल के आता है, उसमें उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल और उस कैंडिडेट का नाम और जिसको आपने वोट दिया है वो डिस्प्ले होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जिस बटन को आपने दबाया था, जिस कैंडिडेट को वोट दिया था, जिस चुनाव चिन्ह पर आपने अपना इलेक्शन का बटन प्रेस किया था, वास्तव में वही वोट पड़ा है कि नहीं। और थोड़ी देर बाद आपकी नजरों के सामने जब वो आ जाता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ आपका वोट सही जगह पड़ा है, तो फिर वो पर्ची अपने आप डिस्प्ले बॉक्स में कट करके नीचे रखे कंटेनर में जमा होती चली जाती है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम 3840 इतने वोट्स डाले जा सकते हैं, क्योंकि नियम यह है कि एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर्स ही हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1500 मतदाताओं के लिहाज से अगर देखें तो 3840 की संख्या एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए पर्याप्त है और आराम से इसमें मतदान किया जा सकता है। अब जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रखरखाव और सुरक्षा का प्रश्न है, तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद सुरक्षा में रखी जाती हैं तो ये उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेजरी के डबल लॉक में और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की सिक्योरिटी में एक फूल प्रूफ जगह पर रखी जाएं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए
तो वहां पर उसको सील बंद किया जाता है, जहां पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब इलेक्शन शुरू होता है तो उसके पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पोलिंग बूथ पर, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में एक बार फिर से ईवीएम का ट्रायल होता है। सारे नाम कैंडिडेट्स के क्लियर आ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह क्लियर आ रहा है, बटन दबा करके देखा जाता है कि यह सही तरीके से इस्तेमाल वास्तव में हो रहा है कि नहीं, और फिर उसको सील बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में, जिला प्रशासन की देखरेख में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर ले जाई जाती है। जिस तरीके से इसकी सिक्योरिटी होती है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने सुपरविजन में इनका निर्माण, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कराता है, जिस तरीके से जिला प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस इसकी सिक्योरिटी करती हैं, ये लगभग नामुमकिन है कि ईवीएम को हैक किया जा सके, फैब्रिकेट किया जा सके या किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके। पिछले दिनों भी जब इस तरीके की बातें आम हो रही थी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि ईवीएम के जरिए चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जो सत्ताधारी दल है उसके पक्ष में ईवीएम काम करता है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक ओपन चैलेंज थ्रो किया था कि हम भारत सहित दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को आमंत्रित करते हैं जो इस टेक्नोलॉजी के माहिर लोग हैं, उनको हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि वो हमारे सामने हमारी ईवीएम को यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करके दिखाएं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं गया। हाँ, आम आदमी पार्टी के श्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा के अंदर एक डमी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के ये दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश की थी कि ईवीएम का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, और उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन वो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम नहीं थी, और वो ईवीएम जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है, वो ईवीएम नहीं थी। अब जब फिर से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इस पर सुनवाई शुरू होगी, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अपना फैसला देगा कि फिर से मध्य प्रदेश में अगले नए चुनाव कराए जाएं और फिर से पुरानी बैलेट पेपर की व्यवस्था को बहाल किया जाए। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे राज्यों में उन दलों ने जबरदस्त अप्रत्याशित जीत हासिल की है जो कि उनके लिए भी खुद नामुमकिन था। जैसा कि दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, अभी तेलंगाना में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, मिजोरम में जो चुनाव अभी आए हैं, परिणाम जिसके कुछ दिनों पहले घोषित हुए हैं, वहां एकदम नई पॉलिटिकल पार्टी पहली बार जिसने चुनाव लड़ा एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आपने गैर बीजेपी दलों की सरकारों को पूर्ण बहुमत के साथ वहां चुनाव जीतते हुए देखा है, और वो काम भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक नीतियों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के अनुसार चला रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत को फिर से ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर की व्यवस्था पर लौटना चाहिए। जहां तक ये सवाल है कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ब्रिटेन में और दुनिया के तमाम विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है और वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए भारत में भी ऐसा होना चाहिए, ये कोई बहुत उचित तर्क नहीं है। क्योंकि वहां पर बूथ कैप्चरिंग, बूथ को लूटना, वोटर्स को डराना धमकाना, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजन करके वोट बैंक बनाना, ये सारी प्रवृत्ति भी वहां नहीं पाई जाती है। और जिस तरीके की वहां की जनसंख्या है, जितनी कम आबादी है, जो वोटर्स की संख्या है, उसकी तुलना में जो भारत में आबादी है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जहां इतनी क्षेत्रीय विविधताएं, विषमताएं और चुनौतियां हैं, हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। इसे पूरी तरह से 100%
टेम्पर प्रूफ और फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है, न कि हमें ईवीएम को ही हटा देने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।